आज के इस वीडियो में अपन कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो दूसरा भाग है यानी कि फ्लोएम। पहला जो वीडियो था अपन ने उसमें अध्ययन किया था जाइलम का, और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो दूसरा भाग है फ्लोएम, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोएम होता क्या है। जो फ्लोएम वर्ड है वो नागेली द्वारा, जो कि जाइलम भी दिया गया था नागेली के द्वारा, साइंटिस्ट नागेली के द्वारा दिया गया। और यह स्थायी जीवित जटिल ऊतक है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दूसरा भाग, पहला भाग जाइलम, दूसरा वो फ्लोएम। इसके द्वारा पादप की विभिन्न भागों में पत्तियों से जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रोडक्ट यानी कि सुक्रोज का निर्माण होता है, उसका जो स्थानांतरण वो किया जाता है। इसका दूसरा नाम बास्ट, इसे या इसे लेप्टोम भी कहते हैं, फ्लोएम का ही दूसरा नाम है ये। और उद्भव के आधार पर फ्लोएम को प्राथमिक फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम, पहले जो बनेगा उसको प्राइमरी फ्लोएम बोलेंगे, और उसके जो बाद बनेगा उसको द्वितीयक फ्लोएम बोलेंगे। जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो प्रोकेम्बियम से, और सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। उद्भव के आधार जो पहले बनेगा वो प्राथमिक, और जो बाद में बनेगा उसको अपन सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। प्राइमरी कैम्बियम है यानी प्राथमिक जो फ्लोएम है वो प्रोकेम्बियम से बनता है, और जो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक फ्लोएम है वो वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? जो भोज्य पदार्थ है यानी कि जो फोटोसिंथेसिस जो उत्पाद बनता है, जो शर्करा सुक्रोज बनती है, उसका पादप के विभिन्न भागों में स्थानांतरण का जो कार्य है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो सामान्यतः जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी वो सामान्यतः लीफ यानी पत्तियों में होगी, और वहाँ से जो अन्य भागों में जो स्थानांतरण वो फ्लोएम के द्वारा किया जाएगा। उद्भव के आधार पर फ्लोएम को प्राथमिक और द्वितीयक यानी कि जो पहले जो बनेगा फ्लोएम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी बनेगा जो उसके बाद, ऐसे जैसे ये कि प्रथम कौन बन रहा है उसके आधार पे इसको प्राथमिक और द्वितीयक माना गया है। ये ओरिजिन के आधार पे, उद्भव के आधार पे। तो अपन अगर शॉर्ट नोट में कहें कि फ्लोएम क्या है, फ्लोएम वर्ड गिवन बाय नागेली, जो कि जाइलम वर्ड है वो भी दिया गया था नागेली के द्वारा ही। फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का जो कार्य है मुख्यतः फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनने वाले जो भोज्य पदार्थों का है, लीफ पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों में जो स्थानांतरण है वो किया जाता है। उद्भव के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक फ्लोएम और द्वितीयक फ्लोएम। प्राथमिक फ्लोएम जो सबसे पहले निर्माण होगा, द्वितीयक फ्लोएम जो प्राथमिक फ्लोएम के बाद में जो दूसरा फ्लोएम जो बनेगा उसको अपन द्वितीयक फ्लोएम कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो प्राथमिक फ्लोएम है वो प्रोकेम्बियम में होता है, उससे उसका उद्भव होता है। और जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है यानी कि द्वितीयक जो फ्लोएम होता है उसका वेस्कुलर कैम्बियम से होता है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद ये जो फ्लोएम होता है, जैसे जाइलम 4 घटक से मिलकर बनता है, वैसे ही फ्लोएम होता है वो भी 4 घटक से बनता है, यानी कि 4 कंपोनेंट है इसके। जैसे जाइलम में क्या था? ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। उसी प्रकार फ्लोएम को अपन 4 घटकों में विभाजित करेंगे तो सिवे ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, तीसरा होगा फ्लोएम पेरेन्काइमा, और जो चौथा इसका घटक होगा फ्लोएम का, जो 4th नंबर का, वो होगा फ्लोएम फाइबर। जैसे कि जाइलम में वैसे ही ऊपर के जो 3 है यानी कि सिवे ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और जो फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों होंगे वो जीवित होंगे, लिविंग प्रकार के होंगे। लेकिन जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होगा वो इसका मर्द घटक भाग है फ्लोएम का। जबकि जाइलम में यह था कि एक जाइलम पेरेन्काइमा वही जीवित था, बाकी सभी मर्द घटक थे। इसमें अपोजिट होगा, जाइलम फाइबर फ्लोएम फाइबर के अलावा बाकी के सभी घटक लिविंग प्रकार के होंगे, और ये नॉन लिविंग प्रकार का होगा। तो फ्लोएम के भी 4 घटक हो गए जैसे जाइलम के थे। इन सभी जो कंपोनेंट हैं इनका अपन बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे कि इनकी संरचना क्या होती है, और इनका जो पादप के अंदर जो फ्लोएम है उस यानी कि उसका क्या योगदान होता है।
तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले पहला जो भाग है सीवेज ट्यूब्स यानी कि चालनी नलिका से। ये लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और लिविंग प्रकार की होती हैं, जो नलिका की तरह दिखाई देती हैं। ये सेल्यूलोज की पतली भित्ति कोशिकाएं हैं। परिपक्व जो चालनी नलिका होती है उसमें केंद्रक यानी कि मैच्योर होने के बाद में केंद्रक अनुपस्थित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। और जीव द्रव्य में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म होता है, उसमें चालनी नलिका के स्थान पर चालनी कोशिकाएं होती हैं। दो चालनी नलिकाओं के बीच में कई छिद्रित चालनी जो प्लेट छलनी के जैसे, तो चालनी जो प्लेट होती है वो पाई जाती है। तो इसके अंदर मुख्य बात क्या होगी, ये लिविंग प्रकार की कोशिका है। दूसरा, इसमें परिपक्व अवस्था में किसी प्रकार का केंद्रक नहीं होगा। जीवद्रव्य में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाएंगी। और जो जिम्नोस्पर्म होगा उसमें सीवेज ट्यूब्स की जगह सीवेज सेल होंगी। नलिका के स्थान पर कोशिका होगी। इसके बीच में कई छिद्रित चालनी प्लेटें पाई जाती हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान क्या होता है, एक जो पदार्थ जिसका नाम केलोस होता है, जो केलोस होता है वो जम जाता है और चालनी प्लेटों पर जमा हो जाता है, जिससे केलोस प्लगिंग यानी कि प्लग बन जाता है, रुक जाता है वो। ये केलोस प्लग होते हैं, भोजन के परिवहन को रोकते हैं सर्दियों के टाइम में। वसंत की जो ही सीजन आएगी यानी वसंत की वापसी पर एंजाइम केलेज के द्वारा ये केलोस प्लग होता है, उसका अपघटन हो जाता है, भोजन का परिवहन फिर से स्टार्ट हो जाता है और पौधे के विकास की शुरुआत हो जाती है। जो केलोस होता है वो बीटा-1,3 ग्लूकेन होता है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, जो कि सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो चालनी नलिका होता है उसमें जम जाता है, जिससे इसका परिवहन है वो नहीं हो पाता भोज्य पदार्थ का। लेकिन वसंत काल में ये केलेज एंजाइम की सहायता से घुल जाता है, जिससे वापस भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होने लगता है। यानी कि सर्दियों में जो भोज्य पदार्थ का वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि उस टाइम विभिन्न प्रकार की जो फिजियोलॉजी जो भी एक्टिविटीज हैं फिजियोलॉजिकल वो कम हो जाती हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो अपना है कंपेनियन सेल, सह कोशिकाएं, इसको साथी कोशिकाएं बोलते हैं। ये लंबी होती है, संकीर्ण होती है, पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं। जैसे चालनी नलिका थी वैसे ये भी जीवित भाग है फ्लोएम का, जो चालनी नलिका से जुड़ी हुई होती है। चालनी नलिका और साथी कोशिका सह कोशिकाएं गर्त के माध्यम से यानी दोनों जुड़ी रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनम कोशिका या स्ट्रासबर्गर कहते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, चालनी का केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये जो अपन ने देखेंगे कि चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता, जो इसका जो चालनी नलिका पर जो नियंत्रण हो वो कंपेनियन सेल के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा जब अपन बात करें तो फ्लोएम पेरेन्काइमा, क्योंकि पेरेन्काइमा जीवित ऊतक है तो ये भी जीवित भाग है। तो ये लंबी होती है, नुकीली होती है, जीवित मर्दूतकीय कोशिकाएं हैं। सभी एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री जो रेननकुलस है उसमें ये फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। यानी कि एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडन वो सभी में होगा अनुपस्थित, और जो डाइकोट है जो रेननकुलस है उसमें यह अनुपस्थित होगा। इसको बास्ट पेरेन्काइमा कहते हैं, क्योंकि फाइलम को बास्ट कहते हैं। और ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू है तो जाहिर सी बात है ये जीवित प्रकार का ही लिविंग घटक है ये, क्योंकि अपन ने शुरुआत में अध्ययन किया था कि फ्लोएम के जो 4 घटक हैं उनमें से जो पहले वाले 3 यानी कि फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सभी जीवित घटक हैं। तो ये भी जीवित घटक है। अब देखते हैं अपन फोर्थ जो अपना घटक है चौथा, फ्लोएम फाइबर्स। ये मर्द, क्योंकि लिग्निफिकेशन होता है, ये मर्द घटक है इसका फ्लोएम। ये मर्द लंबी दृढ़ता कोशिकाएं जो लिग्निन की जमाव वाली गर्त युक्त भित्ति वाले होते हैं। ये चालनी तत्व यानी कि चालनी कोशिकाओं चालनी नलिका को दृढ़ता प्रदान करती हैं।
ये प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में ये पाई जाती है। और ये ये मर्त होती हैं, इसलिए क्या मुख्य कार्य क्या होगा, पौधे को दृढ़ता जो प्रदान करते हैं वो फ्लोएम फाइबर के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये मर्त क्यों होती हैं, क्योंकि लिग्निन का जमा हो जाता है। लिग्निफिकेशन होने से इनका क्या होगा, जो जल का पारगम्य नहीं हो पाएगा, यानी कि जो कोशिकाएं होंगी जहाँ भी लिग्निफिकेशन होता है, लिग्निन का जमा होता है, वो कोशिकाएं मर्त होंगी। तो यहाँ पर लिग्निन का जमा होने से ये जो कोशिकाएं ये मर्त होती हैं। और इनका जो मुख्य कार्य क्या होगा, मुख्य कार्य होगा पादप को दृढ़ता प्रदान करना, यानी कि जो चालने नलिकाएं और सहकोशिकाएं होती हैं उनमें फ्लोएम फाइबर के कारण उनमें दृढ़ता आ जाती है, इसलिए ये पौधे को मैकेनिकल यानी कि सपोर्ट प्रदान करती हैं, उसको सहारा प्रदान करती हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य होगा यांत्रिक सहारा प्रदान करना पौधे को, क्योंकि ये लिविंग प्रकार के है नहीं, तो विभिन्न प्रकार के जो लिविंग जो फंक्शंस यानी कि जो कार्य होते हैं वो इसके द्वारा नहीं किए जाते हैं। तो ये 4 घटक थे फ्लोएम के, जिसमें से सीवे ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये जो 3 घटक हैं ये जीवित प्रकार के होते हैं। और जो सबसे लास्ट का चौथा जो अपना फोर्थ जो है फ्लोएम फाइबर, उसमें लिग्निन का जमा होने से वो मर्त हो जाएगा। अब देखते हैं कि फ्लोएम के कार्य क्या होते हैं पादप में। तो पादप के शीर्ष से आधार तक जो भोजन का स्थानांतरण, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी वो लीफ में होगी, तो जो शीर्ष भाग है यानी कि उससे जो भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण है वो फ्लोएम को दे रहा होगा। दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर, जैसे कि जो जूट तंतु होते हैं, आर्थिक मूल्य के होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज आदि का संग्रह करता है, जीवित प्रकार का होता है। और जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है वो भोजन का रेडियल विभिन्न प्रकार के जो सेवन है वो भी फ्लोएम पेरेन्काइमा के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ इसके जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम है उसके कुछ प्रमुख कार्यों का अपन ने अध्ययन किया, जिसमें जो मुख्य जो कार्य है वो है शीर्ष भाग में बनने वाले भोज्य जो पदार्थ होगा उसका पादप के आधारीय भाग में या कहीं अन्य जो अपार्श्व भाग हैं उनमें जो स्थानांतरण है वो फ्लोएम के द्वारा ही किया जाता है। अपन ने सिंपल कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है उसके बाद में कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पूरा अध्ययन कर लिया है, जिसमें 2 वीडियो यानी पहली वीडियो में अपन ने किया था जाइलम और इसमें किया फ्लोएम का। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।